नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 की परीक्षा के लिए भौतिक विज्ञान के 50 बेहतरीन प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका भाग 2 यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। फिजिक्स के 50 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का भाग 1 अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा यह जो भौतिक विज्ञान के 50 प्रश्नों का वीडियो है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल इसमें से किसकी इकाई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा का। ये फैक्ट आपको याद रखना है। एनर्जी यानी कि ऊर्जा की इकाई होती है जूल, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन ए आप याद रखिएगा। एस आई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो एस आई पद्धति में लेंस की जो शक्ति होती है उसको हम डायोप्टर में मापते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायोप्टर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? यहाँ पे पूछा गया कि जो ल्यूमेन होता है यह किसका मात्रक होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्योति फ्लक्स का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। वहीं ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, जो कैंडेला होता है यह ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। वहीं ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आइए देख लेते हैं। उच्च वेग को हम किस में मापते हैं? तो उच्च वेग को हम मैक की सहायता से मापते हैं। तो ए का 4 हो जाएगा, ए का आपका 4 हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य को हम मापते हैं एंगस्ट्रॉम में, यानी कि तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। बी का आपका 3 हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य को हम बोलते हैं वेवलेंथ, तो बी का आपका 3 हो जाएगा। दाब को हम किसकी सहायता से मापते हैं? तो दाब को हम पास्कल की सहायता से मापते हैं। तो सी का आपका 2 हो जाएगा। वहीं दूरी को हम पारसेक में मापते हैं। तो आप याद रखिएगा, अत्यधिक जो लंबी खगोलीय दूरियां होती हैं उनको व्यक्त करने के लिए पारसेक इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? पारसेक हो जाएगा। तो डी का जो है 1 हो जाएगा। पारसेक के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। अत्यधिक लंबी जो खगोलीय दूरी होती है उसको व्यक्त करने के लिए पारसेक का प्रयोग किया जाता है। तो दूरी का पारसेक हो जाएगा। तो ए का 4, बी का 3, डी का 2 और डी का 1। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो ऐसा करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो डेवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी डेवी। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या परिवर्तन होता है? तो अगर किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके जो अणु होते हैं उनकी जो चाल होती है वह बढ़ जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उनकी चाल बढ़ जाएगी। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे इसकी डिटेल को आप देख सकते हैं। किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में जो गतिज ऊर्जा होती है वह बढ़ जाती है, जिसके कारण वे तेजी से कंपन करने लगते हैं और एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। इससे जो है वस्तु का विस्तार होता है। तो ये डिटेल भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? किसी वस्तु का जो ताप होता है यह किसका सूचक होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी वस्तु का जो ताप होता है उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। तो ऑप्शन डी आप याद रखिएगा। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? यहाँ पे ताप का एस आई मात्रक पूछा गया है कि क्या होता है। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे एस आई शब्द का प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताप का जो एस आई मात्रक है यह हो जाएगा केल्विन। ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है कि ताप का जो एस आई मात्रक है वह केल्विन होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसके गलनांक में क्या परिवर्तन होगा?
तो बर्फ पर अगर दाब बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो गलनांक होता है, वह घट जाएगा। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, उसका गलनांक जो है घट जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शीतकाल में जो हैंड पंप होते हैं उनका पानी गर्म क्यों होता है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, पृथ्वी के भीतर का जो तापमान होता है वायुमंडल के तापमान से अधिक होने के कारण शीतकाल में हम ऐसा देखते हैं कि जो हैंडपंप का पानी जो नीचे से पृथ्वी के अंदर से निकलता है वह गर्म होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसी कारण से ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, न्यूनतम संभव ताप कितना है। न्यूनतम जो संभव तापमान है वह कितना हो सकता है, पूछा गया है आपसे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो न्यूनतम संभव ताप है वह होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ये फैक्ट आपको याद रखना है, जो न्यूनतम संभव ताप है यह -273 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। किसी वस्तु के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। किसी वस्तु के शरीर का जो सामान्य तापक्रम है वह कितना होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर हम मानव शरीर के सामान्य तापक्रम की बात करें तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं सेल्सियस में हम बात करें तो लगभग जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है। तो जितनी भी दूर की वस्तुएं होती हैं जैसे सूर्य हो गया, इसका जो तापमान है हम किससे मापते हैं, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से। इसको हम बोलते हैं टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। क्या बोलते हैं इसको, तो टोटल रेडिएशन पायरोमीटर की सहायता से जो है सूर्य आदि का जो टेम्परेचर है वह मापा जाता है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। किसी झील की सतह का पानी बस जमने वाला है, झील के अधः स्थल में जल का तापमान क्या होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। जो पानी का घनत्व होता है यह अधिकतम कितना होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है पानी का घनत्व जो है, पानी का जो यहाँ पे, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है पानी का जो घनत्व होता है वह अधिकतम होता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, इसको हम टोटल रेडिएशन पायरोमीटर के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसा यंत्र है जिससे बहुत ज़्यादा गर्मी वाली भट्टियों का तापमान मापा जाता है। यह स्टीफन के नियम पर आधारित होता है, यह पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव आँख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब है वह कैसा बनता है। मनुष्य की आँख पर रेटिना पर जो प्रतिबिंब है यह कैसा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रेटिना पर प्रतिबिंब आपको याद रखना है वास्तविक एवं उल्टा बनता है। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। आप याद रखिएगा, जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच हम रख देते हैं तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह अनंत बनेगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है हमारी आंख में। तो अगर कोई भी व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसकी आंख में जो प्रतिबिंब है वह कहाँ पर बनेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपको याद रखना है। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो दूरदृष्टि दोष होता है और इसमें होता क्या है, तो इस दोष से प्रभावित व्यक्ति को जो है दूर की वस्तुओं को जो है वो आसानी से देख लेता है, परंतु जो पास की वस्तुएं होती हैं वह आसानी से नहीं देख पाता है। इसी दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ,
दूरदृष्टि दोष में होता क्या है, जो व्यक्ति इस दोष से प्रभावित होता है वह व्यक्ति दूर की वस्तुओं को आसानी से देख लेता है, स्पष्ट रूप से देख लेता है, लेकिन जो नज़दीक रखी वस्तुएं होती हैं, जो पास रखी वस्तुएं होती हैं, उसको वह आसानी से नहीं देख पाता। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तथा यह इसमें जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है। आप याद रखिएगा, रेटिना पर न बन के रेटिना के पीछे जो है बनता है प्रतिबिंब वस्तु का, अगर कोई व्यक्ति इस दोष से पीड़ित है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, रेटिना के पीछे जो है प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर हम निकट दृष्टि दोष की बात करें तो निकट दृष्टि दोष में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह रेटिना से पहले बनता है, और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। एक चीज़ और आप याद कर लीजिए दूरदृष्टि दोष के बारे में, इसको हम हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि निम्नलिखित में से किस दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, तो दूरदृष्टि दोष को हम हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। HYPERMETROPIA हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है दूरदृष्टि दोष को। तथा दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तथा दूरदृष्टि दोष में जो है वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह रेटिना के पीछे बनता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। आइरिस का क्या कार्य होता है, तो आइरिस का कार्य होता है, आप लोग याद रखिएगा, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कैमरा जो होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं, इनके संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, तो ये तरंगें होती हैं ध्वनि तरंगे। इनके बारे में आप याद रखिएगा, जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। इनके चलने के लिए, इनके संचरण करने के लिए जो है किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि तरंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो ध्वनि तरंगे होती हैं इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये निर्वात में संचरण नहीं कर सकती। वह माध्यम कैसा भी हो सकता है, ठोस हो सकता है, तरल हो सकता है, द्रव हो सकता है, कुछ भी माध्यम हो सकता है। इन माध्यमों की जो है आवश्यकता पड़ती है ध्वनि तरंगों को चलने के लिए। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में यानी कि वैक्यूम में संचरण नहीं कर सकती हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पुच्छल तारे की जो पूंछ होती है किस दिशा में होती है, तो सूर्य से दूर की ओर होती है पुच्छल तारे की पूंछ, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम आप लोग याद रखिएगा, यूरी गागरिन, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यूरी गागरिन। यहाँ पर डिटेल को आप देख सकते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे सोवियत संघ के यूरी गागरिन। तो ये कहाँ के रहने वाले थे, उस समय के USSR के रहने वाले थे यूरी गागरिन। 12 अप्रैल 1961 को ये अंतरिक्ष में गए थे। इनका जो यान था वोस्तोक 1, इसने जो है पृथ्वी की परिक्रमा करी थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए किस चश्मे का प्रयोग किया जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है वह जो है अवतल लेंस का प्रयोग करता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अवतल लेंस का एक अन्य नाम है अपसारी लेंस, इसको हम जो है अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। तथा निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, निकट दृष्टि दोष में ये होता है कि जो व्यक्ति इस दोष से प्रभावित होता है वह पास में यानी कि नज़दीक में रखी हुई वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेता है, परंतु दूर की वस्तु को वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो इसी दोष को हम निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं।
तथा निकट दृष्टि दोष में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बनता है, तथा निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। इसको जो है मायोपिया भी कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष को। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा इस दोष को दूर करने के लिए जो है अवतल लेंस या अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस को ही हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। किस स्तर यानी कि किस डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? तो 80 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि होती है वह हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यदि लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब मतलब किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तब आप लोग याद रखिएगा, जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब व्यक्ति को उसका जो भार है वह अधिक अनुभव होगा। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो व्यक्ति को अपना भार जो है अधिक अनुभव होगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि लिफ्ट जो है नीचे आ रही हो तो व्यक्ति का जो भार है वह कम अनुभव होगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। निम्न में से विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इनका नाम है वेलेंटीना टेरेस्कोवा। ये जो है विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मनुष्य के लिए जो है मानक ध्वनि स्तर कितना रखा गया? तो 60 डेसिबल। 60 डेसिबल तक का जो ध्वनि स्तर है यह मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर रखा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 डेसिबल, ऑप्शन बी। लोलक की जो कालावधि है यह किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की जो कालावधि है आप लोग याद रखिएगा उसके जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, लोलक की जो कालावधि है उसके लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व इसमें से कौन सा है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चांदी। चांदी जो है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक फैदम जो है कितने के बराबर होता है? तो एक फैदम में जो है 6 फीट होता है। आप लोग याद रखिएगा, एक फैदम में 6 फीट होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 फीट, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? बेहतरीन प्रश्न है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से जो है कौन सी राशि प्राप्त की जा सकती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। ये चीज आपको याद रखना है, द्रव्यमान जो है यह पदार्थ के संवेग और वेग से प्राप्त की होने वाली राशि है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन बी। तथा द्रव्यमान के बारे में एक चीज़ और आप याद रखिएगा, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वह हमेशा नियत रहता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वह हमेशा नियत रहता है, स्थिर रहता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो द्रव्यमान जो है हमेशा नियत रहेगा। किसी का द्रव्यमान जितना पृथ्वी पर होगा उतना ही चंद्रमा पर होगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना चंद्रमा पे होगा उतना ही पृथ्वी पे भी होगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तथा जो द्रव्यमान है यह एक अदिश राशि है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, द्रव्यमान जो है अदिश राशि का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। बार जो है किसकी इकाई है? बार किसकी इकाई है? तो बार जो है दाब की इकाई है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, दाब की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक उपग्रह है, सैटेलाइट है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उपग्रह है। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है उसकी आपको पहचान करनी है। तो आइए देख लेते हैं। जेम्स वॉट के द्वारा वाष्प इंजन की खोज की गई थी, बिल्कुल सही है। ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी, बिल्कुल सही है। जे एल बेयर ने टेलीविज़न की खोज की थी, बिल्कुल सही है।
लेकिन जे पार्किंसन ने जो है पेनिसिलिन की खोज नहीं करी थी, बल्कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, इनका नाम आप याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्हीं के द्वारा जो है पेनिसिलिन की खोज करी गई थी। तो ऑप्शन डी आपका सुमेलित नहीं था। पेनिसिलिन का जो आविष्कार है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, घरेलू विद्युत उपकरणों में उपयोग की जाने वाली जो सुरक्षा फ्यूज होती है उसकी तार कम खाली स्थान धातु से बनी होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो हमारे घरेलू विद्युत उपकरण होते हैं उनमें जो सुरक्षा फ्यूज लगा होता है उसका जो तार होता है यह कम गलनांक वाली धातु से बना होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, कम गलनांक और उच्च प्रतिरोध वाली वह धातु से बना होता है फ्यूज। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो जो सुरक्षा फ्यूज होता है जो हमारे घरों में लगा होता है उसका गलनांक कम होता है, लेकिन जो उसका प्रतिरोध होता है वह उच्च होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति के ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब आपको देखना है तो जो समतल दर्पण होगा उसकी जो न्यूनतम ऊंचाई है व्यक्ति के ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गन मेटल में जो है गन मेटल में धातु के किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, गन मेटल में जो है कॉपर, टीन और जिंक का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल को आप देख सकते हैं। गन मेटल जो होता है यह तांबा, टीन और जस्ता का एक मिश्र धातु होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आसमान में कोई सितारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है, इसका कारण क्या होता है? तो तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित होता है? प्रकाश के अपवर्तन पर। यह फैक्ट आप याद रखिएगा, जो तारे आसमान में टिमटिमाते हैं यह किस घटना के कारण ऐसा होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश के अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक्सरे क्षेत्र में एक्सरे क्षेत्र किसके बीच अवस्थित होता है? जो एक्सरे क्षेत्र होता है यह किसके बीच अवस्थित होता है? तो गामा किरणों और पराबैंगनी किरणों के मध्य स्थित होता है एक्सरे। तो आप लोग याद रखिएगा, गामा किरणों और पराबैंगनी किरणों के मध्य। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पिक्चर आप देख लीजिए, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सरे आप देख पा रहे हैं, एक्सरे जो है गामा किरणें और अल्ट्रा वायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणों के मध्य अवस्थित है। इन किरणों की खासियत क्या है? ये सभी किरणें आप लोग याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय किरणें हैं। तो इसमें से जो गामा रेज हैं, गामा रेज के बारे में आप याद रखिएगा, इसकी जो तरंगदैर्ध्य है सबसे कम होती है, लेकिन गामा रेज की जो फ्रिक्वेंसी है और एनर्जी लेवल है यह सबसे ज़्यादा होता है। गामा रेज से जैसे जैसे हम एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि वेवलेंथ जो है हल्की हल्की बढ़ती जाएगी और जो फ्रिक्वेंसी है और एनर्जी लेवल है हल्का हल्का वह घटने लगेगा। तो लास्ट में जैसे हम आएंगे रेडियो वेव्स की तरफ, तो रेडियो वेव्स की आप देख पा रहे हैं इनकी जो वेवलेंथ है यानी कि तरंगदैर्ध्य है सबसे लंबी हो गई है, लेकिन फ्रिक्वेंसी जो है लो हो गई है सबसे, और एनर्जी भी सबसे कम हो गई है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो गामा किरणों की जो वेवलेंथ है वह सबसे कम होती है, लेकिन इनकी फ्रिक्वेंसी और एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। वहीं रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन फ्रिक्वेंसी और एनर्जी जो है सबसे कम होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ये पिक्चर आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग उपग्रह संचार के लिए किया जाता है? तो रेडियो वेव्स का जो उपयोग है यह उपग्रह संचार के लिए किया जाता है, क्योंकि इनकी जो तरंगदैर्ध्य होती है यह काफ़ी ज़्यादा होती है। सबसे लंबी तरंगदैर्ध्य होती है रेडियो तरंगों की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? सौर सेल, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग होता है? तो सिलिकॉन का जो उपयोग है सोलर सेल में किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होगी?
दिए गए ऑप्शन में से सर्वाधिक ऊर्जा किसकी है? तो मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है गामा किरणों में, फिर इसके बाद नंबर आता है किसका? एक्स किरणों का नंबर आता है, फिर नंबर आता है सर्वाधिक ऊर्जा में किसका? पराबैंगनी किरणों का, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज का। तो इसमें से गामा किरणें तो आपकी दी नहीं गई हैं, एक्स किरणें दी गई हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स किरणों की जो है ऊर्जा सर्वाधिक हो जाएगी। फिर इसके बाद आएगा नंबर पराबैंगनी किरणों का, यानी कि अल्ट्रा वायलेट का। तो ये क्रम आप याद रखिएगा, ऊर्जा के मामले में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है किसकी? गामा किरणों की। दूसरी सबसे ज़्यादा होती है एक्स किरणों की। तीसरी सबसे ज़्यादा होती है अल्ट्रा वायलेट किरणों की। फिर इसके बाद अवरक्त किरणें आती हैं, फिर लास्ट में आता है रेडियो तरंगे। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो एक्स किरणें इसमें दी गई, तो एक्स किरणें आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सूर्य से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य में जो लगातार ऊर्जा का सोर्स बना रहता है, यह नाभिकीय संलयन के कारण देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये पिक्चर आप एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, दिमाग में बैठा लीजिएगा। यहाँ पे गामा किरणों से जैसे जैसे हम एक्स किरणों की तरफ बढ़ते जाएंगे, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो एनर्जी का लेवल है वह कम होता जाएगा और वेवलेंथ का लेवल जो है बढ़ता जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। गामा किरणों की सबसे ज़्यादा जो है फ्रीक्वेंसी और एनर्जी होती है, रेडियो वेव्स की सबसे कम फ्रीक्वेंसी और एनर्जी होती है। वहीं गामा किरणों की सबसे कम जो है वेवलेंथ होती है, वहीं रेडियो वेव्स की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मशीन गन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स प्लक के द्वारा जो है मशीन गन का आविष्कार किया गया था। और माइक्रोस्कोप का जो प्रयोग है किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? तो सूक्ष्म एवं पास में रखी वस्तुओं के अध्ययन के लिए जो है माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं के अध्ययन के लिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? तो लेजर का जो आविष्कार है यह किया गया था थियोडोर मैमन के द्वारा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा, थियोडोर मैमन। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? तो यह जो रिसर्च सेंटर है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, यह आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो इस प्रकार से ये 50वां प्रश्न आपका था। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। फिजिक्स के 50 प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका यह भाग 2 है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।